हाय दोस्तों। इस वीडियो के अंतर्गत लुसेंट के प्रश्नों में हम संगम काल के बारे में जानेंगे। बात अगर संगम काल की हो रही है तो यह पहली और तीसरी सदी से संबंधित है। संगम काल के अंतर्गत इसमें कुछ प्रमुख शासकों और उनसे संबंधित प्रमुख प्रश्नावली के बारे में जानेंगे। हालांकि इससे प्रश्न रेयर बनते हैं और जो भी प्रश्न बनते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण बनते हैं। तो आइए देखिए, लुसेंट की एक खास बात ये है, सबसे अच्छी बात, कि इसमें एग्जाम टर्म के बारे में उल्लेख कर देता है कि यह प्रश्न जो है किस समय किस परीक्षा में आया था। यह एक बहुत अच्छी बात है लुसेंट की। तो आइए देर न करते हुए इन प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कर्णगी या पत्तनी के मंदिर का निर्माण कराया था? उनका नाम था शेनगुट्टवन। नेक्स्ट, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। इनकी तमिल जो गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि है वह किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। अगला प्रश्न कौन सा है? तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? इसका नाम है तोल्काप्पियम। जो तोल्काप्पियम है वह संगम युगीन बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब का। जबकि चेर, चोल और पांड्य, इन तीन राजवंशों का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। नेक्स्ट, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? जो उरैयूर था यह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। किस चीज का? कपास का। अगला प्रश्न, तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है, यह व्याकरण और काव्य से संबंधित है। नेक्स्ट, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? यह तमिल भाषा में मिलता है। धार्मिक कविताओं का संकलन जो कुरल है यह तमिल भाषा में लिखित एक ग्रंथ है। अगला प्रश्न कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य। पांड्य राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का उल्लेख किया गया था। अगला प्रश्न, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? मामूलनार ने। मामूलनार ने यह बताया है कि नंद वंश के लोगों ने अपना जो धन या खजाना या कोष था गंगा की धारा में छिपा रखा था। अगले प्रश्न में मिलान करना है राज्य और उनके राजकीय चिन्ह का। चेर का धनुष, चोल राजवंश का चिन्ह बाघ और पांड्य का मछली। अगला प्रश्न है, इसमें पुस्तक और लेखक के बारे में मिलान करना है। तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियर। शिल्पाधिकारम के लेखक इलांगो अडिगल। मणिमेकलई के लेखक सीतलय सतनार और जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुतक्कदेवर। ये पुस्तकें प्रमुख हैं और उनके लेखक भी इसमें दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न के अंतर्गत क्षेत्र और उनके अर्थ को मिलान करना है। कुरिंजी, कुरिंजी पहाड़ी को कहा जाता था। पालई, पालई मरुभूमि और निर्जन स्थल को। मुल्लाई, जंगल को। मरुदम, कृषि भूमि को। और नेउल, तटीय प्रदेश को कहा जाता था। अगला मिलान है संगम और अध्यक्ष। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त्य थे। द्वितीय संगम के अध्यक्ष अगस्त एवं तोल्काप्पियर। तृतीय संगम के अध्यक्ष नकीरर थे।
अगला प्रश्न क्या दिया है? कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तुल्कप्पियम। नेक्स्ट, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिणी भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया था? अगस्त्य ऋषि ने। नेक्स्ट, स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के बाद दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? पांड्य नरेश ने। यह स्ट्रैबो ने कहा है कि जो पांड्य नरेश के शासक थे उन्होंने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था, रोमन सम्राट अगस्टस। और यह कथन स्ट्रैबो का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मुप्पाल को क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबिल। इसे तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? सिलप्पादिकारम को। नेक्स्ट, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलाई को। अगला प्रश्न है, पूहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? कारिकाल ने। नेक्स्ट, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। नेक्स्ट, किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? कावेरी डेल्टा क्षेत्र के बारे में, यानी कि वहां की भूमि बहुत उपजाऊ है इस कथन के अनुसार। 23 नंबर प्रश्न को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन में 7 आदमियों का पेट भर सकता है? कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा का जो क्षेत्र है वह काफी उपजाऊ है, इसी कारण कहा गया है कि एक हाथी जितनी जमीन में लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों के पेट भर सकती है। अगले प्रश्न में राज्य और प्रख्यात शासकों के बारे में उल्लेख किया है। चेर का प्रख्यात शासक सेनगुट्टवन, चोल वंश का कारिकाल और पांड्य वंश का नेंडुजेलियन यह प्रमुख शासक थे। अगला प्रश्न है, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? कॉलवे से। नेक्स्ट, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? वीरकल या नाडकुल। नेक्स्ट, प्राचीन तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? स्कंद या कार्तिकेय के। जो मुरुगन देवता हैं उन्हें कार्तिकेय के समरूप माना जाता है। अगला प्रश्न है, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। 3 शब्द, कौन, को और मन्नन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? इसमें तोंडी और मुसिरी यह 2 थे जो पश्चिमी तट पर स्थित थे। अगला प्रश्न है, महाकाव्य सिलप्पादिकारम किससे संबंधित है? यह कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। नेक्स्ट, मणिमेखलाई के लेखक कौन है? शीतले सतनार। मणिमेखलाई के जो लेखक हैं उनका नाम है शीतले सतनार। अगला प्रश्न है, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पोम्पुहर और मोचिरी किस रूप में सुविख्यात थे? पतन। पतन यानी कि बंदरगाह। कोरकई, पोम्पुहर और मोचिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट्टकिरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? वट्टकिरुतल की कथा। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण। जो राजा युद्ध में पराजित हो जाता है वह आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना, उसे ही
वट्ट किरुतल कहा जाता था। वट्ट किरुतल, वह राजा जो युद्ध में पराजित होकर आमरण अनशन के कारण अनुष्ठानिक मृत्यु को प्राप्त हो। आगे जिस हम चैप्टर को पढ़ेंगे उसका नाम है गुप्त काल। गुप्त काल को आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल में यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाते जाते एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, मैं जैसे भी पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ, यह दोनों चीजें काफी ओल्ड फैशन है। दूसरा, आजकल लोग एनिमेटेड वीडियो पढ़ रहे हैं, लोग स्लाइड पे पढ़ रहे हैं। एवरीथिंग इज ओके, बट इस बात की ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर आप किसी चीज को उसके असली प्रारूप में पढ़ते हैं तो एक जो मेमोरी में आपके बैठ जाती है कि हाँ, मुझे यह चीजें इसी प्रारूप में मिलेंगी। अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन, जो कि आपको परीक्षा में एक ब्लैक और एक वाइट पेपर जिस पे प्रश्न लिखे गए यही चीजें मिलेंगी। लेकिन मेमोरी डिस्टर्ब होती है कई सारे कलर को देख करके। दूसरा, एनिमेटेड, अगर एनिमेटेड बनाए हुए चीज़ों के तथ्यों को भी आप जानना चाहते हैं तो भी आपको उसको राइट करना पड़ेगा। बिना राइट किए आप उसको अच्छे से अपने जहन में नहीं उतार सकते हैं। तीसरी चीज, स्लाइड। स्लाइड पे बोल करके पढ़ाना बहुत आसान है और इजी भी है, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन आंसर एग्जाम में मिलेंगे वो अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में मिलेंगे, ना कि स्लाइड कलरफुल वर्ड्स के अंतर्गत। इसके बाद एक बात और है कि चैट जीपीटी, आजकल इसका बहुत यूज हो रहा है। चैट जीपीटी के प्रश्नों से मैंने एक बार, जो मैंने पीछे आपको चैप्टर पढ़ा रखा है महाजनपद काल, महाजनपद काल से संबंधित प्रश्नों को मैंने चैट जीपीटी से पूछा, जो कि महाजनपद काल के प्रथम भाग और दूसरे भाग दोनों को मिला करके टोटल 192 क्वेश्चन लूसेंट के अंतर्गत दिए गए हैं। लेकिन जब मैंने चैट जीपीटी से महाजनपद काल के प्रश्नों के बारे में पूछा तो इसमें 190 प्लस क्वेश्चन जाने के बाद उसने बोल दिया कि महाजनपद काल से संबंधित अब कोई प्रश्न मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रश्न चैट जीपीटी से मुझे मिले थे वो चैट जीपीटी के प्रश्नों का और लूसेंट के अंतर्गत दिए प्रश्नों में काफ़ी अंतर है। यानी कि लूसेंट के क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं वह एक अच्छे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के तहत आपकी मदद कर सकते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि अभी तक एआई उतना विकसित नहीं हुआ है जो आपको ओरिजिनल कंटेंट के साथ साथ आपके एग्जाम्स के लेवल के हिसाब से आपकी तैयारी करा दे। वो केवल आपको एक रास्ता बता सकता है, एक ऐसा रास्ता जिसके सहारे बस आप चल सकते हैं। तो इसीलिए अपने ओरिजिनल कंटेंट पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए। जय हिंद दोस्तों।